हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पास करो टेस्ट। आज के वीडियो में हम करने जा रहे हैं विज्ञान की प्रश्नोत्तरी साइंस क्विज। और इसमें जो 25 क्वेश्चंस हैं वो सारे ऐसे कैसे हैं जो पहले कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ चुके हैं और जिनके आगे भी रिपीट होने की पूरी पूरी संभावना है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं हमारा आज का मॉक टेस्ट। हमारा पहला क्वेश्चन है, पार्सेक इज द यूनिट मेजरमेंट ऑफ। पार्सेक किसकी मापन इकाई है? तारों की सघनता, खगोलीय दूरी, खगोलीय पिंडों की चमक, या ऑप्शन डी विशालकाय तारों का कक्षकीय वेग। इंग्लिश के ऑप्शंस भी हैं, अगर आपको हिंदी के समझने में मुश्किल आती है तो इंग्लिश के ऑप्शंस भी देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस। जो बहुत बड़ी डिस्टेंसेस होती हैं एस्ट्रोनॉमिकल, जो एक स्टार से दूसरे स्टार तक, एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट तक, इस तरह की जो दूरियां होती हैं उनको पारसेक में मापा जाता है। और पारसेक जो होता है ये लाइट ईयर से भी बड़ा होता है। एक जो पारसेक होता है, 1 पारसेक इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर्स, यानी कि लाइट को 3.26 साल इस दूरी को तय करने में लगते हैं, एक पारसेक दूरी को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज। जो अपकेंद्री बल द्वारा कार्य किया जाता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब जो गोल इस तरह से फोर्स लगती है किसी ऑब्जेक्ट पर, तो कौन सा होता है वो? पॉजिटिव होता है, बी जीरो होता है, सी नेगेटिव होता है, या डी यूनिटी इकाई होता है। तो सेंट्रीपिटल जो फोर्स होता है, वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, वो होता है जीरो। न्यूटन के अनुसार जो अपकेंद्रीय बल यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स है, एक जड़त्वीय बल है जो वृत्तीय गति करती हुई वस्तुओं पर गति के पथ के केंद्र से दूर त्रिज्या की दिशा में लगता हुआ प्रतीत होता है। वास्तव में यह एक कल्पित, यानी कि जिसकी कल्पना की जाती है, बस इस तरह का बल है, वास्तविक नहीं, इमेजिनरी फोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एंगल बिटवीन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन? ये फिजिक्स के क्वेश्चन है। अभिकेंद्रित त्वरण और स्पर्श रेखा त्वरण के बीच कौन सा कोण होता है? ऑप्शन ए 90 डिग्री, ऑप्शन बी 45 डिग्री, ऑप्शन सी 0 डिग्री, और ऑप्शन डी 180 डिग्री। तो भाई इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन ए 90 डिग्री। Centripetal acceleration is directed towards the center of the circular path, causing a change in the direction of the velocity. What is the value of acceleration due to gravity at the center of Earth? पृथ्वी के केंद्र में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मूल्य क्या होता है? जैसे ये मान लो हमारी पृथ्वी है गोल, और इस गोल पृथ्वी के केंद्र में, सेंटर में, यहाँ पर सेंटर में जो बल लग रहा होगा इसके सेंटर पर, तो यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू क्या होगी? -1, B 0, C 1, या D इनफाइनाइट, अनंत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। यहाँ सेंटर पर जो होगा वो 0 होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्यों? क्योंकि यहाँ केंद्र पर सभी दिशाओं से गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो इसलिए यहाँ पर 0 हो जाएगा। चलो इसी में अब ग्रेविटी से ही संबंधित एक और क्वेश्चन आ गया है। विद रेफरेंस टू ग्रेविटी व्हाट इज जी कॉल्ड? गुरुत्वाकर्षण के संदर्भ में जी को क्या कहा जाता है? अब गुरुत्वाकर्षण के संदर्भ में 2 जी होते हैं, एक तो ये स्मॉल जी और एक ये कैपिटल जी। तो ये तो होता है हमारी पृथ्वी का जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और ये वाला जी क्या है? ए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, बी ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, सी ग्रेविटेशनल फोर्स, या डी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब ये हो गया कि ये अलग अलग प्लैनेट्स पे अलग अलग जगहों पर सेम होता है। ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। सिक्स्थ क्वेश्चन, एट हिल स्टेशंस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर विल बी। जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वहां पर जल का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट, जिस पॉइंट पर जिस टेम्परेचर पर बॉइल होना शुरू हो जाता है वो क्या होगा? सेम एज एट द सी लेवल, वही जो समुद्र तल पर होता है। लेस देन व्हाट एट द सी लेवल, यानी कि जितना समुद्र तल पर होता है उससे कम। सी मोर देन एट द सी लेवल, यानी कि समुद्र तल पर जितना होता है उससे ज्यादा। या डी बर्फ के गलनांक के बराबर, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस के बराबर। तो भाई इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, जितना समुद्र तल पर होता है उससे कम होता है। और क्यों कम होता है? एक तो पहले किसी द्रव का क्वथनांक, जैसे कि अभी बताया था, वह तापमान होता है जिस पर उसका वाष्प दाब आसपास के वायुमंडलीय दबाव के बराबर होता है। पहाड़ी स्टेशन जो होते हैं, हिल स्टेशन जो होते हैं, जैसे अधिक ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब जो होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, वो समुद्र तल की तुलना में कम होता है। इसलिए पहाड़ी स्टेशनों पर पानी कम तापमान पर उबलने लगता है। तो समुद्र तल से वहां पर जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होगा, पानी जल्दी उबलने लगेगा। सेवंथ क्वेश्चन, व्हाई डज आइस कवर्ड इन सॉडस्ट नॉट मेल्ट क्विकली। बुरादे से ढकी हुई बर्फ जल्दी से क्यों नहीं पिघलती? देखो अब ये इस तरह के, जैसे ये था ऊपर बॉइलिंग पॉइंट वाला, जैसे ये है अब बुरादे से ढकी हुई बर्फ। तो ये क्वेश्चन वैसे भी जनरल नॉलेज के हमें पता होना चाहिए। Sawdust does not allow the air to touch the ice, यानी कि बुरादा बर्फ को हवा को बर्फ तक नहीं जाने देता। बी बुरादा पानी को सोख लेता है। बुरादा ऊष्मा का कुचालक है, यानी कि बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। सी सॉडस्ट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी कि बुरादा जो है वो ऊष्मा का सुचालक होता है। क्या कारण इनमें से? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सॉडस्ट इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी कि जो बाहर की गर्मी है वो उसमें से पास होके बर्फ तक सही तरीके से नहीं पहुंच पाती है, कम पहुंचती है, नहीं पहुंचती है। तो इस वजह से जो आइस है वो आसानी से नहीं पिघलती है, जल्दी से नहीं पिघलती है। एट्थ क्वेश्चन, ए फ्रेश एग व्हेन प्लेस्ड इन सॉल्ट वाटर विल। अभी फिर से एक जीके का ही क्वेश्चन हो गया, साइंस जीके, कि एक ताजे अंडे को नमक के पानी में डालने पर क्या होता है? अगर हम किसी ताजे अंडे को नमक के पानी में डाल देंगे तो क्या होगा? ऑप्शन ए सिंक एंड गो टू द बॉटम। बी सिंक बट विल नॉट गो टू द बॉटम, यानी कि डूब तो जाएगा लेकिन तली में नहीं जाता है। सी फ्लोट, यानी कि तैरता है। डी बर्स्ट हो जाता है, फट जाता है। तो बताओ इसमें से क्या होगा? और क्या होता है कि जो अंडा होता है वो ताजा अंडा यहाँ पर ऑप्शन सी, यानी कि फ्लोट करने लगता है, तैरने लगता है नमक के पानी में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए स्ट्रीमलाइन फ्लो फ्लूइड रिमेन्स सेम एट एवरी पॉइंट इन द। एक सुविही प्रवाह में तरल पदार्थ में डैश हर बिंदु पर एक समान रहता है। स्ट्रीमलाइन फ्लो मतलब जो एक दिशा में फ्लो हो रहा है, उसमें जो फ्लूइड है यानी कि जो लिक्विड है वो उस पर जो दाब जो रहेगा वो क्या रहेगा? फ्लूइड रिमेन्स सेम एट एवरी पॉइंट इन द फोर्स, प्रेशर, वेलोसिटी या स्पीड। तो यहाँ पर क्या आएगा आंसर? ऑप्शन सी, वेलोसिटी। In a streamline flow, also known as laminar flow, the velocity of each fluid particle at a given point remains constant over time. यानी कि एक सुविही प्रवाह, जिसे स्तरीय प्रवाह भी कहा जाता है, में किसी दिए गए बिंदु पर प्रत्येक तरल कण का वेग समय के साथ स्थिर रहता है। विभिन्न कणों के पथ एक दूसरे को नहीं काटते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, फ्यूज वायर इज मेड ऑफ एन अलॉय ऑफ। फ्यूज का जो तार होता है वो किस मिश्र धातु के बने होते हैं? ए टिन एंड लेड, बी टिन एंड कॉपर, सी लेड एंड कॉपर, डी कॉपर एंड सिल्वर।
और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, टिन एंड लेड। फ्यूज का तार आमतौर पर टिन और लेड की मिश्र धातु से बना होता है। इस मिश्र धातु का गलनांक यानी कि जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम होता है, इसलिए जब सर्किट में बहुत ज़्यादा एक्सेसिव करंट फ्लो होता है तो ये फ्यूज तार जल्दी से पिघल जाता है, सर्किट को तोड़ देता है, जिससे हमारे घर में जो बिजली के अप्लायंसेज हैं उनको नुकसान नहीं होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर? निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा विद्युत चालक है? ए ग्रेफाइट, बी डायमंड, सी पीट, डी चारकोल। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन है कि ग्रेफाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का इनमें से सबसे अच्छा कंडक्टर है। इलेक्ट्रिक चेयर वॉज इन्वेंटेड बाय। बिजली की कुर्सी का आविष्कार किसने किया था? ए अल्फ्रेड पी साउथविक, बी आइजैक सिंगर, सी मुरासाकी शिकुबी या डी हनाओका शेशु। किसी जैपनीज, ये दो नाम तो जैपनीज ही लग रहे हैं, तो किसने किया था इसका आविष्कार? लेकिन आविष्कार किया था अल्फ्रेड पी साउथविक ने। इलेक्ट्रिक चेयर का आविष्कार 19th सेंचुरी के अंत में बफेलो न्यूयॉर्क के एक डेंटिस्ट अल्फ्रेड पी साउथविक द्वारा किया गया था। वह एक आकस्मिक बिजली के झटके को देखने के बाद प्रेरित हुए थे। Which of the following has the highest velocity? निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होता है? कॉस्मिक रेज, लाइट, इलेक्ट्रॉन, सुपरसोनिक वेव। तो भाई इनमें से सबसे ज्यादा जो वेलोसिटी होती है वो लाइट की होती है। कॉस्मिक रेज, इलेक्ट्रॉन और सुपरसोनिक वेव्स, इनकी वेलोसिटी लाइट से तो कम ही रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट बाय द ग्लास प्रिज्म विच ऑफ द फॉलोइंग लाइट ऑफ द स्पेक्ट्रम बेंड्स द मोस्ट? ग्लास प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के फैलाव के दौरान स्पेक्ट्रम के निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश सबसे अधिक झुकता है? प्रिज्म में जब लाइट एक तरफ से पड़ती है तो वो दूसरी तरफ से अलग अलग रंगों में बंट जाती है, तो कौन सा जो है वो स्पेक्ट्रम की लाइट जो है वो सबसे ज्यादा बैंड होती है? ब्लू, वायलेट, इंडिगो या रेड? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, वायलेट। आपने इसका वो पढ़ा भी होगा पहले कि विबग्योर बोलते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, विबग्योर। तो वी वायलेट उसमें विबग्योर में वायलेट के लिए होता है, वी सबसे ऊपर होता है। 15th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइमरी कलर्स? निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक रंग हैं? पीला, हरा, नीला, लाल, हरा, नीला, लाल, हरा, सफेद, लाल, मैजेंटा यानी लालिमा युक्त बैंगनी या और नीला। तो भाई इसमें अब दो थ्योरीज हैं, दो थ्योरी हैं। एक तो है जो हम स्कूल में सीखते हैं, जैसे कलर मिक्स करते हैं तब, या कोई किसी पेंटर के लिए, और एक है फिजिक्स की भाषा में। तो जो पेंटर वाली थ्योरी, जो पेंटिंग करने वाली थ्योरी है, उसके अनुसार तो प्राइमरी कलर्स हैं रेड, येलो और ब्लू। जैसे येलो और ब्लू को मिला देते हैं तो ग्रीन बन जाता है। लेकिन एक फिजिक्स की भी थ्योरी है और उसके अनुसार जो प्राइमरी कलर्स होते हैं वो होते हैं रेड, ग्रीन एंड ब्लू, यानी कि ऑप्शन बी। अगर फिजिक्स की भाषा में बात करें तो रेड, ग्रीन एंड ब्लू, ये लाल, हरा और नीला, ये हमारे प्राइमरी कलर्स होते हैं। अब ये एक अलग पूरी लंबी थ्योरी है कि एडिटिव एंड सब्ट्रैक्टिव कलर्स की ऐड करके मिलाते हैं तो पीला और नीला हरा बनता है, लेकिन सब्ट्रैक्टिंग कलर्स यानी कि जो कलर्स मिला के सफ़ेद रंग बन जाता है फिजिक्स वाला, वो ये है रेड, ग्रीन एंड ब्लू। तो आपको इस तरह से ध्यान रखना है, फिजिक्स की भाषा में उत्तर देंगे तो रेड, ग्रीन एंड ब्लू प्राइमरी कलर्स हैं। हु डिस्कवर्ड द एटॉमिक न्यूक्लियस? एटम का जो न्यूक्लियस है इसकी खोज किसने की थी? ऑप्शन ए रदरफोर्ड, बी डाल्टन, सी आइंस्टीन और डी थॉमसन। तो इसका ऑप्शन है सही ऑप्शन ए रदरफोर्ड। उनका पूरा नाम था अर्नेस्ट रदरफोर्ड, जिन्होंने 20वीं शताब्दी की शुरुआत में एक बहुत ही पतली गोल्ड फॉइल ली थी और उसके थ्रू उन्होंने एक प्रयोग किया था जिसके द्वारा उन्होंने
परमाणु के नाभिक की खोज की थी? हैवीएस्ट नेचुरल एलिमेंट इज, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? यूरेनियम, मरकरी, गोल्ड, कैल्शियम। एंड द राइट आंसर इज यूरेनियम। द मेन कॉज ऑफ द होल इन द ओजोन लेयर इज, ओजोन की परत में जो छेद हो गया है उसका मुख्य कारण क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, लेड टेट्रा एल्किलीज, लाइट या मेटल कार्बोनिल्स। तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये इसका सही आंसर है। अब ये फिर से एक जीके का भी क्वेश्चन बन गया है। ऑन एडिंग कॉमन साल्ट टू वाटर द बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर विल, अगर हम पानी में साधारण नमक मिला दें तो पानी के क्वथनांक और बिंदु और हिमांक बिंदु यानी बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट में क्या डिफरेंस होगा? इंक्रीज हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे? और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज और फ्रीजिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा, या बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज और फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा? नमक मिलाने से क्या फर्क पड़ता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि अगर नमक मिला देंगे तो पानी देर से उबलेगा और जल्दी जम जाएगा। ये फर्क पड़ता है पानी में नमक मिलाने से, उसको उबलने में देर लगती है और जमने में जल्दी जम जाता है। प्रोसेस ऑफ सॉलिड कैम्फोर इनटू कैम्फोर वेपर इज कॉल्ड, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए वाष्पीकरण या वेपोराइजेशन, बी फ्रीजिंग, सी मेल्टिंग, डी सब्लिमेशन। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन इज द प्रोसेस वेयर ए सॉलिड डायरेक्टली चेंजेस इनटू गैस, यानी कि कोई सॉलिड जो होता है वो सॉलिड से लिक्विड, फिर लिक्विड से गैस में नहीं, सॉलिड से सीधा ही गैस में बदल जाता है, उसको कहते हैं सब्लिमेशन। तो ठोस कपूर से कपूर वाष्प बन गई ना, तो ये हो गया सब्लिमेशन। अब हमारा क्वेश्चन है ये भी जीके का ही क्वेश्चन हो गया। ड्यू टू रस्टिंग द वेट ऑफ आयरन, जंग लगने से लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? ए इंक्रीजेस, बी डिक्रीजेस, सी रिमेन्स द सेम, डी अनसर्टेन। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए इंक्रीजेस। जंग लगने से लोहे का भार बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? लोहे का भार क्यों बढ़ जाता है जंग लगने से? लोहे में जंग लगना एक केमिकल रिएक्शन है। लोहे को जब हम नम हवा में छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर लाल रंग की एक ढीली परत बैठ जाती है जिसे जंग कहते हैं, और इस रस्टिंग ऑफ आयरन के कारण जो एक पदार्थ बनता है फेरसोफेरिक ऑक्साइड, ये जम जाती है और इसकी वजह से लोहे का जो भार है वो बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 लेते हैं। द ब्लड प्रेशर ऑफ एन इंडिविजुअल इज 140 mmHg। इन दिस स्टेटमेंट Hg रेफर्स टू, किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mmHg है, तो इस उल्लेख में Hg से क्या तात्पर्य है? Hg जैसे जब हम अपना ब्लड प्रेशर नापवाते हैं तो बताया जाता है कि भाई 140/80 इस तरह से, और mmHg उसकी यूनिट होती है। तो Hg क्या है? हाइड्रोजन, मरकरी, हाइग्रोमीटर या हीलियोग्राफ। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी मरकरी। Hg stands for millimeters of mercury. mmHg stands for millimeter of mercury. Mercury was traditionally used in sphygmomanometers, blood pressure measuring device जो होते हैं उसमें मरकरी को यूज किया जाता था। और अभी भी जो आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स में, ब्लड प्रेशर इज स्टिल ऑफन रिपोर्टेड इन टर्म्स ऑफ द हाइट ऑफ ए मरकरी कॉलम। उसमें मरकरी ऊपर चढ़ती है और उससे बताते हैं कि इतना इसमें इतना ब्लड प्रेशर है। तो मरकरी का जो सिंबल होता है, केमिकल सिंबल, वो Hg होता है, तो इसलिए इसमें mmHg का यूज होता है। ये भी साइंस के साथ साथ एक जीके का क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट, स्टेनलेस स्टील इज एन अलॉय इन विच द फॉलोइंग इज एडेड अलोंग विद आयरन। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जिसमें लोहे के साथ निम्नलिखित को मिलाते हैं। ए जिंक, बी क्रोमियम, सी टिन या डी कॉपर। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी
क्रोमियम। स्टेनलेस स्टील में जो वो मुख्यतः लोहा और क्रोमियम की एक मिश्र धातु है। 24 मेटल विच रिएक्ट्स इंस्टेंटली विद वाटर इज, धातु जो ठंडे पानी से तुरंत क्रिया करती है वो है ऑप्शन ए सोडियम, बी एल्युमिनियम, सी मैग्नीशियम, डी आयरन। तो जो पानी से तुरंत केमिकल रिएक्शन करती है वो है ऑप्शन ए सोडियम। और नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स कैन बी कट बाय ए नाइफ, निम्न में से कौन सी धातु चाकू से काटी जा सकती है? ए सिल्वर, बी एल्युमिनियम, सी जिंक, डी सोडियम। और एक बार फिर से हमारा आंसर है ऑप्शन डी सोडियम। तो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी क्विज, और इसमें जो क्वेश्चंस थे वो साइंस के साथ साथ एक जनरल नॉलेज के भी क्वेश्चंस थे, उनकी भी जानकारी हमें होनी चाहिए। तो क्वेश्चंस साइंस के बड़े अच्छे थे। कुछ क्वेश्चंस जैसे फिजिक्स के सेंट्रीपिटल फोर्स और ये जो क्वेश्चंस थे वो थोड़े मुश्किल थे, लेकिन भाई अब एग्जाम में ऐसा तो है नहीं कि हमसे पूछ के आसान आसान क्वेश्चन आएंगे, मुश्किल क्वेश्चन भी एग्जाम में कुछ ना कुछ डाले जाते हैं। तो हमें मुश्किल आसान सबकी तैयारी होनी चाहिए। तो आई होप कि आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा होगा, और अगर कुछ नया सीखा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। पास करो टेस्ट।